ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये कहानी है नरेला की मिट्टी की। ये कहानी है उत्तर पश्चिम दिल्ली की एक सीट की, जहां लोगों के जीवन, उनके संघर्ष और उनकी उम्मीदें बसती हैं। आज हम सिर्फ आंकड़ों में नहीं उलझेंगे, बल्कि एक राजनीतिक कहानी की हर परत को खोलकर देखेंगे। तो सवाल ये उठता है कि एक राजनीतिक किला आखिर ढहता कैसे है? जब नींव इतनी मजबूत लगे, जब दीवारें इतनी ऊंची दिखें, तो फिर वो कौन सी दरारें होती हैं जो पूरे के पूरे ढांचे को गिरा देती हैं? इस राजनीतिक पहेली को सुलझाने के लिए हमें हर सबूत को बहुत गौर से देखना होगा। चलिए इसकी तह तक चलते हैं। एक दशक, एक पार्टी, आम आदमी पार्टी, और नरेला में एक मजबूत गढ़। और इस किले की नींव रखी गई थी जन कल्याण पर। मुफ्त बिजली, पानी पर सब्सिडी और मोहल्ला क्लिनिक। ये एक कामयाब मॉडल था जिसने जमीनी स्तर पर लोगों से एक सीधा कनेक्शन बनाया। लेकिन राजनीति में भरोसा कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसे हर चुनाव में हर रोज कमाना पड़ता है। और 2025 में नरेला में भरोसे का यही ढांचा टूट गया। जो कल तक अजेय लग रहा था, वो आज एक हार की कहानी में तब्दील हो चुका था। तो आखिर हुआ क्या था? चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। और याद रखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये सबूत है उस बड़े बदलाव की जो नरेला में आया। हमारी पड़ताल का पहला अध्याय, द ग्रेट वोटर स्विंग। साल था 2015। आम आदमी पार्टी के लिए एक सुनहरा दौर। जीत का मार्जिन प्लस 40,292 वोट। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये एक लहर थी, एक सियासी सुनामी। नरेला ने अपनी सारी उम्मीदें एक नई पार्टी के हाथों में सौंप दी थीं। ये वो शिखर था जहां से पार्टी की पकड़ सबसे मजबूत दिख रही थी। अब 5 साल आगे चलते हैं। साल 2020। जीत तो मिली, लेकिन वो पहले वाली बात नहीं थी। जीत का अंतर घटकर रह गया सिर्फ 17,429 वोट। ये पहला संकेत था, किले की दीवारों में पहली दरार। शायद समर्थन का आधार धीरे धीरे खिसक रहा था और किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। और फिर आया साल 2025। नतीजा -8,596। जोड़ तोड़ का खेल पूरी तरह पलट चुका था। जीत हार में बदल गई थी। 10 साल का वो सफर जो 40,000 की बढ़त से शुरू हुआ था, एक बड़े उलटफेर पर आकर खत्म हो गया। अब इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं। देखिए, 2015 में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर था करीब 60%, जो 2025 तक आते आते 45% पर आ गया। और ठीक इसी दौरान बीजेपी का वोट शेयर 35% से बढ़कर 50% के पार हो गया। ये एक, आप कह सकते, परफेक्ट ट्रांसफर है। करीब 15 पॉइंट का एक ऐसा स्विंग जहां एक का नुकसान सीधा सीधा दूसरे का फायदा बना। तो क्या ये सब अचानक हुआ? बिल्कुल नहीं। अगर हम नरेला का इतिहास देखें तो ये हमेशा से ही एक स्विंग सीट रही है। पहले कांग्रेस का गढ़, फिर 2013 में बीजेपी, 2015 और 2020 में ऐप की लहर, और अब 2025 में बीजेपी की वापसी। साफ है, ये सीट किसी एक पार्टी की बपौती नहीं है। यहाँ के वोटर हमेशा से अपना मन बदलते आए हैं। इस कहानी में एक और अहम सुराग है, और वो है वोटर टर्नआउट। देखिए कैसे 2015 में जो 66.5% था, वो 2025 में गिरकर सिर्फ 62% रह गया। अब देखिए, जब भी टर्नआउट गिरता है तो इसका एक इशारा ये भी होता है कि जो सत्ता में पार्टी है, उसके कोर सपोर्टर्स में शायद कोई निराशा है। वो विपक्ष को वोट नहीं देना चाहते, लेकिन इतने भी खुश नहीं है कि अपनी पार्टी के लिए वोट डालने घर से निकलें। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि क्या हुआ। अब असल सवाल पर आते हैं कि ये क्यों हुआ। चलिए इस हार के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। और हमारा फोकस किसी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि उन सिस्टम्स पर होगा जिनकी वजह से ये नतीजा सामने आया। राजनीति का एक बड़ा सीधा सा नियम है, एंटी इनकम्बेंसी। जब कोई भी पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रहती है तो एक स्वाभाविक थकान सी आ जाती है। छोटी छोटी शिकायतें जो शायद पहले नज़रअंदाज हो जाती थीं, वो अब जमा होकर एक बड़ी नाराजगी की शक्ल ले लेती हैं। 10 साल एक लंबा वक्त होता है, और आम आदमी पार्टी को इसी थकान का सामना करना पड़ा। यहाँ दोनों पार्टियों की रणनीति में एक बुनियादी फर्क था, मेंटेनेंस बनाम एस्पिरेशन। एक तरफ आम आदमी पार्टी मेंटेनेंस पर फोकस कर रही थी, मतलब जो सेवाएं चल रही हैं जैसे मुफ्त बिजली पानी, उन्हें बनाए रखना। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने एस्पिरेशन यानी लोगों की आकांक्षाओं पर दाव खेला। उन्होंने भविष्य के लिए एक ठोस चीज का वादा किया, एक पक्के घर का वादा। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले एक परिवार के लिए ये एक बहुत बड़ा, बहुत भावनात्मक वादा था।
तो नरेला की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले वोटरों की असल जरूरतें क्या थीं? नंबर 1 घर, नंबर 2 साफ सफाई और पानी, और नंबर 3 रोजगार। ये वो बुनियादी मुद्दे थे जिनका सीधा असर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है, और यही वो कमजोर नस थी जिसे विपक्ष ने पकड़ लिया। एक आम आवाज जो वहां से सुनाई दे रही थी वो कुछ ऐसी थी, वादे तो बहुत हुए पर हमारी रोज की जद्दोजहद तो वैसी की वैसी ही है। और ये सिर्फ एक इंसान की आवाज नहीं थी, ये एक सामूहिक भावना थी। जब लोगों को लगता है कि उनकी असली समस्याओं को सुना नहीं जा रहा तो भरोसा टूटने लगता है। देखिए, हमारे जो संवैधानिक मूल्य हैं उनकी बुनियाद ही गरिमा यानी डिग्निटी पर है। जब लोगों को ये लगने लगे कि सरकार के कामकाज के शोर में उनकी अपनी आवाज कहीं खो गई है तो विश्वास खत्म होने लगता है। एक सार्थक संवाद के लिए सिर्फ बोलना काफी नहीं होता, सुनने का इरादा भी होना चाहिए। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। विपक्ष की रणनीति क्या थी? बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की इन कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए आखिर किया क्या जिससे पासा पलट गया? सबसे पहले उम्मीदवारों को देखते हैं। एक तरफ थे आम आदमी पार्टी के शरद चौहान, अनुभवी थे, स्थानीय पकड़ भी मजबूत थी, लेकिन साथ में था 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का बोझ और कुछ पुराने कानूनी मामले। और दूसरी तरफ बीजेपी के राजकरण खत्री, एक नया चेहरा, बेदाग, जो राष्ट्रीय लहर और घर के बड़े वादे के साथ मैदान में थे। जो बदलाव का मूड था उसके लिए ये एक परफेक्ट कैंडिडेट थे। अब समझिए कि नरेला पर दबाव दो तरफ से था, अंदर से भी और बाहर से भी। अंदर के मुद्दे थे पानी, सफाई, रोजगार यानी हाइपर लोकल इश्यूज। लेकिन बाहर से एक राष्ट्रीय राजनीति की लहर चल रही थी। पूरी दिल्ली में बीजेपी के पक्ष में एक स्विंग था, केंद्रीय मंत्रियों की रैलियां हो रही थीं, और इस राष्ट्रीय लहर के आगे स्थानीय मुद्दे कहीं ना कहीं दब गए। तो ठीक है, हमने कारणों का विश्लेषण कर लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? जनता का भरोसा दोबारा कैसे जीता जाए? चलिए अब निदान से आगे बढ़कर एक एक्शन ओरिएंटेड ब्लूप्रिंट पर बात करते हैं। इस फ्रेमवर्क को हम कह सकते हैं चतुर्मुख सिद्धांत, एक 4 तरफा रणनीति। पहला है जन आधार, यानी स्लम वोटरों के साथ फिर से जोड़ना, उन्हें तुरंत दिखने वाली राहत देकर। दूसरा स्थानीय नेतृत्व, लोकल लीडर्स को कम्युनिटी का हीरो बनाना। तीसरा नैरेटिव, वादों का जवाब अपने काम के ट्रैक रिकॉर्ड से देना। और चौथा इशू एग्जीक्यूशन, यानी एससी समुदाय के लिए जो सामाजिक न्याय के अहम मुद्दे हैं उन पर फोकस करना। और इस रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए ये हैं कुछ ठोस कदम। स्टेप 1, सीधे स्लम वोटर्स पर फोकस, रोजाना उनकी शिकायतें सुनने के लिए ऑफिस खोलना। स्टेप 2, लोकल आवाज को बुलंद करना, छोटे स्थानीय मीडिया के जरिए। स्टेप 3, घर घर जाकर लगातार कैंपेन चलाना, बूथ लेवल पर नई जान फूंकना। और स्टेप 4, रैपिड काउंटर मैसेजिंग, यानी कोई गलत जानकारी फैले तो तुरंत उसका फैक्ट चेक करके जवाब देना। अब ये सब करने में एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, और वो है विश्वास। जब हम नागरिकों से जुड़ते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, तो उनकी प्राइवेसी और सहमति भारत के डेटा प्रोटेक्शन कानूनों के हिसाब से सबसे ऊपर होनी चाहिए। अगर कोई आपको अपनी एक समस्या के समाधान के लिए जानकारी देता है तो उसकी इजाजत के बिना उसका इस्तेमाल किसी और काम के लिए नहीं किया जा सकता। डिजिटल युग में विश्वास ऐसे ही बनता है। आखिर में एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, चुनावी रणनीतियां ये सब मंजिल नहीं हैं, ये सिर्फ रास्ते हैं। असली लक्ष्य तो गवर्नेंस है, एक ऐसा शासन जो असरदार हो और जिसके केंद्र में हमेशा हमेशा जनता हो। तो नरेला की ये कहानी एक चेतावनी है। ये हमें सिखाती है कि भरोसा बूंद बूंद कर कमाया जाता है, पर गंवाने में एक पल भी नहीं लगता। और किसी भी राजनीतिक मूवमेंट के लिए जो सबसे खतरनाक धीमा जहर है वो है आत्मसंतोष यानी कॉम्प्लेसेंसी। जनता के आज के संघर्षों को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो मैं आपको एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल के साथ छोड़ता हूँ। क्या हमारी राजनीति वाकई में सुन रही है? क्या वो उन लोगों की आवाज सुन रही है जिनकी सेवा करने का वो दम भरती है? क्योंकि इतिहास गवाह है, जिस दिन राजनीति सुनना बंद कर देती है उसी दिन से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है।